ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी आप खुलासा नहीं करना चाहते कि आखिर मैनपुरी से कौन उम्मीदवार होगा नेताजी के बाद। और अब चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, रामपुर और मैनपुरी में जो उपचुनाव होगा, और 8 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे। लेकिन उसके लिए अभी से रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, दावे और आरोप प्रत्यारोप बनने शुरू हो गए हैं। हरीश चंद्र वाजपेयी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। हरीश चंद्र जी, रामपुर और आजमगढ़ के बाद आप लोगों का आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं में भी एक अलग उत्साह है कि एक पार्टी जिसको गढ़ कहा करती थी वो हमने जीत लिया। लेकिन मैनपुरी की बात और है, जैसा उदयवीर सिंह कह रहे थे कि यहां पर नेताजी एक सेंटिमेंट के रूप में जाने जाते हैं, लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, और हाल ही में उनके निधन के बाद अब 55 साल बाद यहां पर बिना उनके चुनाव होगा। तो आपको लग रहा है कि यह भावना भी लोगों के अंदर काम करेगी, या यहां पर आप किस तरह जीत पाएंगे सपा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व, संगठन और कार्यकर्ता के भरोसे सभी तरह की चुनौतियों को स्वीकार करती है और सभी तरह की चुनौतियों को फेस करके उस पर विजयश्री प्राप्त करती है। आजमगढ़ सीट पे भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सीट थी, उस पर का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके बाद श्रीमान अखिलेश जी उस पर आए, तो लेकिन वहाँ की जनता ने देखा कि अगर इस प्रदेश का मुखिया, इस प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ, एक एक नागरिक के विकास और समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, अहर्निश काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, यहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात हो, यहाँ के ठीक है हरीश चंद्र जी, तो आप एक बार फिर से विकास के मुद्दे को ही लेकर मैदान में जाएंगे। आपका ये कहना है कि सरकार द्वारा जो कामकाज किया गया है, जो गुड गवर्नेंस है, और जिस सबके साथ सबके विकास और अंत्योदय की आप बात करते हैं, उसको लेकर आप जाएंगे चुनावी मैदान में। अनिता मिश्रा हमारे साथ हैं, पीएसपीएल की प्रवक्ता। अनिता जी, ये बताइए, मैनपुरी की खास तौर पर बात करें तो यहाँ शिवपाल यादव की तरफ से भी संकेत मिले थे कि वो बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा ये भी चली कि वो चाहते हैं कि मैनपुरी से उनको मैदान में उतारा, लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का भी नाम है, उनके नाम पर किसी को ऐतराज नहीं है, पार्टी के अंदर लगभग सारी सहमति है। शिवपाल यादव देंगे क्या सहमति, सहयोग करेंगे यहां पर? देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की जो पार्टी है, हम लोग की जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसका आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और कोई भी निर्णय वहां पर हमारी पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसकी बैठक में ही होती है। जो निर्णय होता है सर्वसम्मति से जो पास होता है, उसी के अनुसार पार्टी अपने आगे कदम बढ़ाती है। और जहां तक रही माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की बात, तो बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं, अभी वो बहुत दर्द और पीड़ा से निकले हैं, और अभी बहुत समय भी नहीं बीता है उनके जो अभी सामाजिक और ये जो भी चल रहे थे कार्यक्रम, उससे अभी वो खाली हुए, और अभी वो महोबा के दौरे पर है। वो लौटेंगे, उसके बाद अवश्य हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा वो डिसीजन आप सभी। अनिता जी, हाल ही में हमने देखा कि अभी जिन कार्यक्रमों में गए हैं शिवपाल जी, वहां पर मीडिया से वो दूरी बनाते दिखे, खास तौर पर उस वक्तव्य के बाद जब उन्होंने कहा कि कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर मुझे मिले तो सपा में वापसी के लिए मैं सोच सकता हूं, और मैनपुरी से चुनाव लड़ने के भी संकेत की यहां पर बात हुई। तो जब मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करना चाहते तो वो उनसे खास दूरी बनाते हुए दिखे इस तरह के बयानों के बाद, तो क्या जानबूझकर ये दूरी रखी जा रही है? अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, या लग रहा था कि बहुत भावनाओं में इस तरह की बात निकल गई? देखिए, जहां तक हम सभी लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश, पूरा देश और हमारे प्रदेश का एक एक व्यक्ति ये जानता है कि किस कदर भावनात्मक रूप से वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े हुए थे। तो उनके जाने के बाद से जिस मनस्थिति में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी थे, उस समय देखिए, आप इसको एकदम नेचुरल रूप से देखिए कि उस समय अगर मीडिया सवालों को लेकर आता है, तो कोई भी उस समय किसी भी तरह का राजनीतिक जवाब या कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता है।
कोई जब वो उस मनस्थिति में ही नहीं है कि वो कोई बात किसी से कर सके, वो तो किसी से भी बात नहीं कुल कर मिलाकर पाते। पार्टी भी मान रही है कि इस तरह की बात बहुत ओवर इमोशनल होकर शिवपाल यादव कह गए, शायद राजनीतिक नफा नुकसान और गुणा गणित उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि परिवार में इस तरह का माहौल है, नेताजी के जाने के बाद सब लोग साथ बैठे कि एक इमोशनल माहौल है और उसमें वो उस तरह की बातें कह गए। अब आप ये कह रही हैं। बहरहाल लौटेंगे आपके पास। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। मनीष जी, क्या लग रहा है, रामपुर और आजमगढ़ के बाद बड़ा संदेश भाजपा मैनपुरी और रामपुर जो आजम खान की सीट है वहां से भी देने की कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी मैदान में है और मैनपुरी को अगर देखा जाए तो क्या नेताजी के बाद एक संवेदना, एक सिंपैथी वेव, उसका फायदा सपा को होगा? कितनी कड़ी टक्कर बीजेपी सपा को दे पाएगी? यहां पूरा राजनीतिक जीवन जिया है, ऐसे में और उन्हें जो ठीक लगा, जब दल बदला, पार्टी बदली, नई सोनिया गांधी जी को रोका, राम भक्तों पर गोली भी चलाई, जो और उसके बावजूद सम्मान प्राप्त किया, पूरा जीवन जीने के बाद लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ। ऐसे में सहानुभूति की बात नहीं है, विरासत की बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पिछली बार का चुनाव जो प्रेम सिंह साक्य से वो जीते तो सिर्फ 1 लाख वोट ज्यादा थे। अब चूंकि मुलायम सिंह यादव जी नहीं है तो मुझे लगता है अब ये लड़ाई कांटे की होने वाली है। और वैसे भी हम ये जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भाजपा से कोई विशेष दूरी नहीं थी। मोदी जी के प्रति तो उनका अनुराग दिखाई देता था। उम्र में मोदी जी से बड़े थे, इस नाते मोदी जी उनका सम्मान करते थे और वो भी उन्हें बड़ा प्यार करते थे। अब जैसे ही शिवपाल यादव जी की पोजीशन ऐसी दिखती है कि उन्हें यहाँ मौका मिलना चाहिए और मौका नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आखिरी बारी का इंतजार करेंगे। और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। शिवपाल यादव ये कह चुके हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कहे, कोई भी नेता कुछ भी कहे, लेकिन अगर शिवपाल को अब मौका नहीं मिला तो माननीय शिवपाल यादव अब विद्रोह कर देंगे। आधा विद्रोह कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नेताजी के होने का उनको शर्म थी कि नहीं, जब तक नेताजी हैं मैं किसी भी हालत में अखिलेश से अलग नहीं हूं। यानी आपका ये आकलन है कि राहें पूरी तरह से पृथक हो जाएंगी और चाचा भतीजे दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी, राजनीतिक विरोधी के तौर पर चुनावी मैदान में हमें दिखेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेंगे। उदयवीर जी, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है और उसका नतीजा भी कल आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी बातें कही जाने लगी कि पुलिस प्रशासन जो था वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे ग्रीवांसेस को नहीं सुना। तो क्या ये पहले से हार की भूमिका बन रही है, बीजेपी से इस तरह से भुना रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है उदयवीर जी? तो लगता है फिलहाल वो कनेक्ट नहीं है हमारे साथ और आगे भी हम उनका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं हरीश चंद्र वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है हमारे बीच में। हरीश चंद्र जी, रामपुर में आपने लोकसभा का उपचुनाव जीता तो निश्चित रूप से आपके पास एक बढ़त है और आप उसको बार बार चुनावी मैदान में दोहराएंगे। वो आजम खान की सीटें उनकी विधानसभा सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है, लेकिन मैनपुरी, एक बार फिर से मैं कहूंगी कि मैनपुरी में बीजेपी कितना मजबूत और किस तरह चक्रव्यूह रचेगी? क्या आपको लग रहा है आप कांटे की टक्कर दे पाएंगे? आप किसी बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपने यूपी से मिशन 80 रखा है और उसमें ये मैनपुरी की भी सीट आती है। फिलहाल जो चुनाव होगा, इससे संदेश निकलेगा जनता के लिए? निश्चित रूप से आप 5 दिसंबर आने दीजिए और उसके बाद 8 दिसंबर को उसका परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैनपुरी की आम जनता पूरी तरह से आपको खड़ी नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है। जात पात की राजनीति करने वाले दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने आईना दिखाया है। और पुनः जो लोग जात पात के गठजोड़ के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पुनः मैनपुरी और रामपुर की सम्मानित जनता उनको सच का आईना दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बड़े अंतर के साथ जीत उनका दर्ज करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जात पात के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चुना है। जनता की संवेदनाओं के साथ, जनता की समस्याओं के साथ और समाधान को लेकर के जो पार्टी और जो सरकार काम कर रही है,
जन जन के विकास के लिए, समृद्धि और खुशहाली के लिए जो सरकार काम कर रही है, आज जनता जनार्दन भी लेकिन उसी के हरीश चंद्र साथ जी, खड़ी मैनपुरी है। में क्या केवल